एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जो हम लोग सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर रहे हैं हिंदी साहित्य की और हिंदी व्याकरण की, मैंने शुरू किया है। आई होप वो क्लासेस आप लोग को बहुत अच्छी लग रही होंगी। उससे संबंधित आज यह हम लोग की 26वीं प्रैक्टिस सेट है। तो आज के भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी से आप लोग जो है लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र यादव, दूसरा है यशपाल, तीसरा है भैरव प्रसाद गुप्त और चौथा है प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, ये जो है नई कहानी पत्रिका के संपादक हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद रखिएगा, 1960 से 1963। अब नई कहानी आया है तो मैं बता दूं, जो विभिन्न नई कहानी आंदोलन भी हैं हम लोग को याद करने पड़ते हैं। जब कहानी विधा पढ़ते हैं तो उससे संबंधित सबसे पहले हम लोग को ये भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। उसमें जैसे कि कहानी है, सचेतन कहानी है, समकालीन कहानी, सहज कहानी, तो कई सारे जो है विभिन्न कहानी आंदोलन हैं। तो लगभग मुझे लग रहा है 7 से 8 हैं और उसके जो है मतलब प्रवर्तक भी हैं, तो उसे हम लोगों को याद करना होता है। तो ठीक है, उसको भी आप लोग, वैसे वो वीडियो में भी अलग से ले आऊँगी विभिन्न कहानी आंदोलन के प्रवर्तक, लेकिन फिर भी अब आया है तो उसे याद आ गया। तो आप लोग जाके इस जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा तो जाके आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, कहानी, सचेतन कहानी, समकालीन, सहज कहानी, समानांतर, सक्रिय कहानी और एक है बोल्ड कहानी। इसको आप लोग जो है मतलब कम सुने होंगे, बोल्ड कहानी। ठीक है, जब मैं ये आप लोग को पढ़ाऊँगी तो उसमें बताऊँगी। बोल्ड कहानी के जो हैं प्रवर्तक हैं वो मृदुला गर्ग हैं, मृणाल पांडे, सुधा अरोड़ा। ठीक है, तो ये सब हैं, बट आप लोग जाके ये वाला टॉपिक जरूर आज देख लीजिएगा। ठीक है, विभिन्न कहानी आंदोलन। तो ठीक है, ये जो प्रश्न है नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक, तो भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग इससे संबंधित एक चीज़ और याद रखिए, इसका प्रकाशन दिल्ली से होता था। ठीक है, हो सकता है इस प्रश्न को और भी तरीके से पूछे, तो आप लोग को जो है ये संपादक याद करने के साथ साथ इसका प्रकाशन कहाँ से होता था तो वो भी याद रखना है। कहाँ से? दिल्ली से। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अगला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? ठीक है, पहला ऑप्शन है बनारस से, दूसरा है कलकत्ता से, तीसरा है आगरा से और चौथा ऑप्शन है लखनऊ से। तो ये जो प्रजा हितैषी अखबार है वह आगरा से जो है निकलता था। ठीक है, अब कब निकलता था? 1855 ईस्वी में। ठीक है, तो प्रजा हितैषी अखबार आगरा से 1855 ईस्वी में निकलता था। और इसके जो है संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह जो है इसके संपादक थे। ठीक है, और आप लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बंगदूत जो है पत्रिका, उसके जो है संपादक कौन थे। ठीक है, बंगदूत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न है और रिचर्ड्स हैं, जैसे रिचर्ड्स, एलियट, कोचेन को जो है डिटेल में पढ़ना होता है और ज़्यादातर इन लोगों से जो प्रश्न आता है वह इनकी पुस्तकों से आता है। ठीक है, काफ़ी सारी पुस्तकें हैं जो हमें रटना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा नाम ही है कि रटना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। तो पहला ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दूसरा है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, तीसरा बायोग्राफी लिटरेरिया और चौथा है कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन। तो इसमें से जो है दोस्तों बायोग्राफी लिटरेरिया रिचर्ड्स की रचना नहीं है। तो और बाकी जो ये तीनों हैं और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो फिर ये है किसका? तो ये जो रचना है ये है कॉलरिज की। ठीक है,
ये जो रचना है बायोग्राफी लिटरेरिया, ये कोलरिज की रचना है। तो ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला है कि कैथारिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है। पहला ऑप्शन है भौतिक शास्त्र से, दूसरा है समाजशास्त्र से, तीसरा है रसायन शास्त्र से और चौथा है चिकित्सा शास्त्र से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकित्सा शास्त्र से। ये जो विरेचन जो यूनानी शब्द है, ये कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। और ये जो है अरस्तु का जो है सिद्धांत है, अरस्तु के 3 सिद्धांत को हम लोगों को पढ़ने हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। कौन कौन सा है वह? पहला है अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा है त्रासदी का सिद्धांत, तीसरा है विरेचन। विरेचन अर्थात ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्या मैंने बताया? त्रासदी का, और तीसरा विरेचन। ठीक है, और ये जो कैथारसिस है ये यूनानी शब्द है। क्लियर? और ठीक है, प्रश्न है कि हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी ने, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने, तीसरा है देव, चौथा है भिखारी दास जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देव। ठीक है, आचार्य देव ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है। और ये जो वैसे तो भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। ठीक है, जबकि देव ने छल नामक संचारी भाव को जोड़कर इसकी संख्या कितनी कर दी? 34। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहला ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है मागधी अपभ्रंश, तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश से, चौथा है ब्राचड़, ठीक है, अपभ्रंश से। तो ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ठीक है, और जो अपभ्रंश है दोस्तों उसमें जैसे कि सौरसेनी अपभ्रंश याद करने पड़ते हैं, उससे संबंधित उसकी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं जिसके अंतर पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, उसकी आधुनिक आर्य भाषा है पूर्वी हिंदी, ब्राचड़ की सिंधी है। तो ये तो रहा हम लोग का भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न। और ये जो है टॉपिक ना, इससे बहुत अच्छे से प्रश्न बनता है कुल मिला के। तो लगभग आप लोग सारा जो है बोलियाँ याद कर लीजिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड़। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है? पहला ऑप्शन है बोली, दूसरा है लिपि, तीसरा है उपभाषा, चौथा है विभाषा। तो किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। ठीक है, लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता क्या है? जैसे कि किसी भी भाषा की लिखावट का ढंग। ठीक, अगला प्रश्न है कि जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय और तीसरा है अव्ययी भाव, चौथा है कर्म तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान, पांचवा संबंध, छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो ये जो जेब कतरा शब्द है, अब इसमें अगर हम लोग विग्रह करें समास का तो इसका होगा कि जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। ठीक है, तो जेब को कतरने वाला। तो कर्म तत्पुरुष जो है इसका परिभाषा यह हुआ कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, उत्तर जो पद होता है वह प्रधान होता है और पूर्व पद जो है गौड़ होता है। ठीक है, पूर्व पद गौड़ एवं को जो है जो होता है को, जैसे जेब को कतरने वाला उसका जो है लोप हो जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि अब देखिए आप लोग एक और एग्जांपल मैं लूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। जैसे कि यश प्राप्त। ठीक है, यश प्राप्त मतलब कि यश को प्राप्त, तो ये भी क्या हुआ जो है कर्म तत्पुरुष। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसका जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यथासंभव में समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा है द्विगु और तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह किया जाए जैसे जैसा संभव हो। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो चातक है इसमें पहचानना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा चातक का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वनप्रिय, दूसरा है सारन, तीसरा है पपीहा, चौथा है स्वाति भक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वनप्रिय। तो वनप्रिय जो है चातक का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सारन और पपीहा, स्वाति भक्त जो है चातक का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है। करकट और डैश करकट। तो ठीक है, हम लोग को इसमें जो है पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है कूड़ा किला, ठीक है, दूसरा है किला और केकड़ा, और तीसरा ऑप्शन है कूड़ा और केकड़ा, चौथा है घर और कान। तो जो ये करकट और करकट जो शब्द युग्म दिया है उसका सही अर्थ वाला विकल्प हो जाएगा शी वाला ऑप्शन, कूड़ा और केकड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। ठीक है जी, यानी कि जो अनेकार्थी शब्द दिया होता है उससे संबंधित यह प्रश्न है कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए। पहला ऑप्शन है अगम्य, दूसरा है अमर, तीसरा है अक्षम्य और चौथा है अजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजर। ठीक है, अजर जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, एकार्थी शब्द इसका हो जाएगा अजर। विकल्प में दिए गए शब्दों के एकार्थी शब्द भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि जो अगम्य है, अगम्य मतलब जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, और अमर की बात करें तो जो कभी न मरे, और अक्षम्य अगर हो तो जो क्षमा योग्य न हो, तो उसका जो है शब्द हो जाएगा अक्षम्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। पहला ऑप्शन है अनन्नास, दूसरा है छौहिणी, तीसरा है आकस्मिक और चौथा है। तो इसमें जो है कौन सी वर्तनी शुद्ध है यह देखना है। तो ये भी जो है हम लोग के टीजीटी के पाठ्यक्रम में, ग्रामर तो मतलब पूरा ही पढ़ना है, कुल मिला के 20-22 टॉपिक है, पूरा ग्रामर पढ़ना ही पढ़ना है। तभी तो उसमें से हम लोग के लगभग अकेले के 35 से 40 प्रश्न ग्रामर के आते हैं। तो हर एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो ये वर्तनी शुद्ध वाला है ना, ये आप लोग उस बुक से पढ़िएगा। वासुदेव नंदन की बुक है, उसमें लगभग 4-5 पेज में दिया हुआ है। उसी के आप लोग ना शुद्ध वर्तनी भी अगर याद कर लेंगे, जैसे उसमें एक अशुद्ध ऑप्शन और शुद्ध दोनों दिया है। तो अशुद्ध वाला क्या मतलब है, जब शुद्ध पढ़ लो तो तैयार होना ही है, अशुद्ध पूछेगा या शुद्ध, तो उसका जितना भी शुद्ध वाक्य है ना सारा पढ़ डालिए, उससे काम हो जाएगा आप लोग का। तो इसमें जो है हम लोग को शुद्ध वर्तनी ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनानास की वर्तनी शुद्ध यह है। बाकी जो ये तीसरा ऑप्शन दिया है जो है आकस्मिक, ये गलत है। ठीक है, और चौथा जो है, दूसरा जो है अच्छौहिणी, ये भी गलत है। इसका हो जाएगा अच्छौहिणी होता है। आकाल, ये गलत है, अकाल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। पहला ऑप्शन है जीवन का, दूसरा है घोर, और तीसरा है संबंध है, और चौथा है साहित्य और। तो इसमें अशुद्ध हो जाएगा घोर। बाकी जो है साहित्य और जीवन का, इसमें जो है घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश हो जाएगा घोर। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। ठीक। अगला प्रश्न है कि, और लास्ट प्रश्न है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, वाक्य में अशुद्ध अंश है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उनकी, दूसरा है प्रतीक्षा देखी, और तीसरा हो जाएगा 1 वर्ष तक, और चौथा है मैंने। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, तो इसका जो है अशुद्ध अंश हो जाएगा प्रतीक्षा देखी। ठीक है, तो ये जो है वाला अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन। और बल्कि इसका शुद्ध वाक्य अगर देखा जाए तो होगा कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ठीक है, ये गलत है, की जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना प्रश्न कैसे लगे आपके जो है पढ़ाई के लिए। आई होप जो है आप लोग को ज़रूर पसंद आए होंगे। दोस्तों वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
और ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।